हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो नए टॉपिक आलाप और तान। तो सबसे पहले बात करते हैं आलाप की। किसी भी राग में, किसी भी गाने में आलाप का बड़ा महत्व होता है। आलाप गाने को सजाने का काम करता है और गाने का विस्तार भी करता है। किसी भी राग में जब आलाप किया जाता है तो उसको बड़ा करने के लिए, उसे काफी टाइम तक लंबा करने के लिए आलाप का प्रयोग किया जाता है। आलाप कैसे होता है? आलाप आकार में होता है। देखिए कैसे होता है। इस प्रकार से आलाप किया जाता है। अगर यही आलाप स्वरों में किया जाए तो सा द प ग प द सा, इस तरह से स्वरों में आलाप किया जाएगा। शनै शनै करके धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा कर सभी स्वरों में आलाप किया जाता है। जो भी राग में लगने वाले स्वर होते हैं उनके अनुसार ये आलाप क्रिया की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम आलाप की परिभाषा जानते हैं। आलाप कहते किसे हैं? स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना ही आलाप कहलाता है। विस्तार पूर्वक माने एक एक स्वर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलना, विस्तार करना। तो विस्तार पूर्वक जो क्रिया की जाती है स्वरों की, उसे आलाप कहा जाता है। आलाप विलंबित लय में किया जाता है। विलंबित जो गति होती है, आपने सुना होगा 3 प्रकार की लय होती हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो आलाप को जो भी लय चल रही होती है उससे आदि लय में करना पड़ता है। आलाप में स्वरों की गंभीरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी हमें स्वर लगाने हैं, सा रे ग म प ध नि सा। अब यही 7 स्वर, 8 स्वर जो मैंने अभी आपके सामने लगाए हैं, इन्हीं स्वरों को अगर आलाप बनाना हो तो इनमें गंभीरता लानी पड़ेगी। सा रे गा, ऐसे करके इनको सीरियसनेस के साथ धीरे 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 करके हमें लगाना पड़ता है। आलाप में एक एक स्वर को आगे बढ़ाते हुए चलना पड़ता है, तब जाके आलाप में अंत के स्वर तक पहुंचा जाता है। आलाप के द्वारा ही जो राग है उसका संपूर्ण दर्शन किया जा सकता है। आलाप के द्वारा ही राग का विस्तार किया जाता है। ये जो आलाप है, इसको करते समय बहुत ही सब्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि अचानक से गीत की लय से बिल्कुल आदि लय में स्वरों को धीरे धीरे गाना पड़ता है। और आजकल लोगों में सब्र की विशेष कमी है। जब भी कभी आलाप क्रिया करते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं कि भाई ये क्या ऊ लगा रखी है। ये आलाप की क्रिया आकार में की जाती है, स्वरों में की जाती है, ये दोनों प्रकार से की जाती है। आलाप में जैसे कि कुछ ध्रुपद वगैरह होते हैं तो उनमें आलाप करने का तरीका अलग होता है। उनमें आलाप नोम तोम, कैसे नो नो इस तरह से नोम तोम की क्रिया में ध्रुपद में आलाप किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, धमार वगैरह में आलाप आकार की ध्वनि में या फिर स्वरों में किए जाते हैं। आलाप 2 बार किया जाता है। गीत के पहले भी किया जाता है और गीत के बीच में भी किया जाता है। गीत के पहले करेंगे तो बिना ताल के करेंगे, उसमें कोई ताल की पाबंदी नहीं होगी कि भाई कितनी देर तक करना है, आपकी मर्जी है, जितनी देर आपको आनंद आए उतनी देर आलाप करना है। गीत के बीच में जो आलाप करने पड़ते हैं उनमें एक लयबंदी होती है। उनमें उसी ताल के हिसाब से धीरे धीरे उस ताल की जगह पर जहां पर हमको स्थायी स्टार्ट करनी होती है, उस जगह पे जाकर हमें आलाप का अंत करना पड़ता है। वहां पर पाबंदी है। और गीत के पहले गाते हैं तो आलाप की कोई पाबंदी नहीं है, कितना ही लंबा आप आलाप ले सकते हैं, कितना ही छोटा आलाप आप ले सकते हैं, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ध्रुपद गायन में आपको बता दूं मैं कि ध्रुपद गायन में आलाप बीच में नहीं किया जाता। ध्रुपद गायन में आलाप शुरुआत में कर लिया जाता है। उसके ध्रुपद के बीच में तो केवल लयकारियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की लयकारियां, एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण,
डेढ़ गुण, सवाया गुण, ढाई गुना, तो इस प्रकार की आड़ी टेढ़ी लयकारियां करके ध्रुपद में काम किया जाता है। उसमें बीच में आलाप नहीं आता। ख्याल गायकी में आलाप बीच में भी आता है, शुरू में भी आता है। अब बारी आती है कि कौन सा आलाप क्या कहलाता है। अगर गीत के बोलों को आलाप के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे बोल आलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल आलाप। देखिए ये है बोल आलाप। और गीत में या राग में स्वरों को आलाप के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसको कहते हैं स्वर आलाप। दो प्रकार के आलाप है हमारे पास, बोल आलाप और स्वर आलाप। अब आलाप करते समय स्वरों में ऐसा क्या निशान लगाया जाए जिससे मालूम पड़ जाए, लिखते समय ऐसा क्या निशान लगाया जाए जिससे कि हमें मालूम पड़े कि इस स्वर के साथ हमें आलाप क्रिया करनी है। और बोलों में ऐसा क्या किया जाए कि भाई हमें मालूम पड़े कि इस बोल में आलाप का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए आपने स्वर आलाप लिया। सबसे पहले मैं स्वर आलाप समझा रहा हूं। आपने लिखा सा और उसके आगे इस प्रकार से 2 डैश लगा देंगे आप, फिर लिखेंगे रे, ऐसे फिर 2 डैश लगा देंगे, फिर लिखेंगे गा, फिर 2 डैश लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए मां। अगर आगे बढ़ाना तो डैश बढ़ते चले जाएंगे। अब ये पाबंदी नहीं कि आपको 2 ही लगाने। राग में जब आलाप किया जाता है तो मात्राओं के हिसाब से आलाप की काउंटिंग की जाती है। तो स्वरों की पूर्ति के लिए, उस गैप की पूर्ति के लिए डैश लगाकर पूर्ति की जाती है। अब डैश का प्रयोग देख लीजिए आप। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रे लिखा और डैश यहां लगा देते हैं। अगर डैश स्वर के नीचे लगाया तो वो कोमल का निशान बन जाएगा, चाहे वो थोड़ा सा आगे पीछे लगाओ बेसिक से। लेकिन अगर डैश को आपने इस प्रकार से बीचों बीच में लगाकर लगाया तो वो आलाप कहलाएगा। तो ये डैश का प्रयोग जो है आलाप में भी और कोमल में भी किया जाता है। कोमल स्वर में क्या करेंगे कि नीचे जस्ट ऐसे निशान लगाएंगे, ये कोमल है और ये आलाप है। ये गलत है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये कोमल का निशान है और ये डैश जो इधर लगाया मैंने स्वर के आगे वो आलाप का निशान है। तो इस प्रकार मैंने यहां पर लिखा सा रे गा मा। अब देखिए बच्चे उच्चारण करते समय क्या करते हैं, सा 2 डैश, रे 2 डैश, ऐसे नहीं। जो स्वर के आगे, जिस स्वर के आगे डैश लगा, जितने डैश लगे उसका उच्चारण उतनी मात्रा हमको बढ़ा देना। जैसे सा अ। तो अभी मैंने आपको सा अ करके दिखाया, वो तो बताने का तरीका। और गाएंगे कैसे, सा रे गा मा। इस प्रकार से स्वर आलाप किया जाता है। आइए अब मैं आपके सामने कर रहा हूं बोल आलाप। हम 2 शब्द लेंगे, उनको आलाप में बताएंगे कैसे। मोरे राम। सिर्फ 2 शब्द लिए, 4 अक्षर के। उन 2 शब्दों में हमें सेम स्वरों को ही आलाप में कन्वर्ट करना है। तो शब्दों के साथ जो लगाया जाता है निशान वो होता है दीर्घ मात्रा का निशान। लेकिन बच्चे क्या समझ लेते हैं, इसे एस समझते हैं। हिंदी शब्दों के बीच में अगर एस का निशान आ जाए तो वो दीर्घ मात्रा होती है और उसको आलाप के रूप में प्रयोग किया जाता है संगीत के अंतर्गत। अब यहां पर क्या था, सा रे ए गा आ। ठीक है, तो हमने आ ना करके सा को लंबा किया था, सा रे। ऐसे यहां पर मो ओ रे ए रा आ मा, मोरे राम। तो ऐसे ही मो रे राम। इस प्रकार से स्वर आलाप और बोल आलाप किए जाते हैं। आइए अभी आपने समझा आलाप, अब हम समझते हैं तान। ये है तान। किसी भी गाने में उसको लंबा करने के लिए उसमें आलाप और तान का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है।
तब जाके गीत में सुंदरता भी आती है और उसका विस्तार भी हो जाता है। अब देखिए तान किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि तान कहते किसे हैं। तान कहते हैं स्वरों या गीत के बोलों को जब द्रुत गति में तेजी के साथ गाया जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं तान। एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि तान शब्द का अर्थ है तानना या खींचना। तान शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है तानना या खींचना। अब अगर इन्हीं को लेके चले हम तो एक इनका अर्थ सीधा सा निकाल सकते हैं। हमने राग को तान दिया है, तानों से भर दिया है, उसको खींच रहे हैं, हम लंबा कर रहे हैं, तो ये अर्थ भी निकाला जा सकता है। अब जो भी अर्थ निकालें, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सीधा सा अर्थ ही निकलता है जब बहुत सारे स्वरों को तेजी के साथ द्रुत गति में यानी तीसरी गति होती है, तीसरी लय होती है, विलंबित, मध्य और द्रुत। उस लय में द्रुत गति में जब तेजी के साथ गाया जाता है तो उस क्रिया को तान कहते हैं। तान को गीत के या राग के अंत में किया जाता है। अधिकतर गायक अपने गायन का अंत तान के द्वारा ही करते हैं। तान में विभिन्न प्रकार की लयकारियां दिखाकर, बहुत तेजी के साथ अलग अलग वेरिएशन की तान दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अंत में तान के द्वारा ही अपने गाने का अंत करते हैं। अब बारी आती है कि तान की गति, यानी उसको कितनी बार गुना करके हम तेज कर सकते हैं। तो तान की गति बेटा कितनी हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। तान अधिकतर कभी भी एक गुण में नहीं होती, तान होती है शुरुआत दुगुन से। तो तान की गति दुगुन, तिगुन, चौगुन, डायरेक्ट फिर हम चौगुन से जाते हैं छठगुन पर। पचगुन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने को फायदा नहीं है। छठगुन, सतगुन भी हो सकती है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे फिर अठगुन। एक बहुत ज्यादा रियाज करने के बाद अठगुन तक इंसान पहुंच पाता है। कोई बिरला ही कलाकार होगा जो 10 गुना तक तान की गति को बढ़ा पाता है। तो तान की गति दुगुन, तिगुन, चौगुन, छठगुन, अठगुन तक की जा सकती है और अपनी कला का काफी विस्तार किया जा सकता है। अब बारी आती है तान के प्रकार कितने हैं। पीछे आलाप में 2 प्रकार के मैंने आपको 2 आलाप बताए थे कि बोल आलाप है और स्वर आलाप है, लेकिन यहां पर तो तान के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आती है सरल तान। कोई सीरीज का कोई फंडा नहीं है, आप इनको आगे पीछे कैसे ले सकते हैं। तो आइए और तानों का नाम लिखते हैं। फिर आती है सपाट तान, फिर आती है अलंकारिक तान। लिखिए झूले की तान। नंबर 5 पे है जबड़े की तान। आइए इधर लिखते हैं थोड़ा सा। 6ठे नंबर पर झटके की तान। नंबर 7 पे है अचरक तान। नंबर 8 पे है हलक तान। नंबर 9 पे है मिश्र तान। नंबर 10 पे है कूट तान। मैंने कुछ के ही आपको नाम अभी यहां पर बताए हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले नंबर पे है सरल तान, नंबर 2 पे है सपाट तान, नंबर 3 पे है अलंकारिक तान, नंबर 4 पर है झूले की तान, नंबर 5 पे है जबड़े की तान, नंबर 6 पर झटके की तान, नंबर 7 पर अचरक तान, नंबर 8 पर हलक तान, नंबर 9 पर मिश्र तान,
नंबर 10 पर कूट तान, कूट। तो तान के और भी वेरिएशंस हैं, और भी प्रकार हैं, सभी के नाम याद करना जरूरी नहीं है। आप इतने भी नाम अगर याद कर लेते हैं तो वो भी अनफ है, बहुत ज्यादा है। अब जैसा कि मैंने आपको आलाप में बताया कि स्वरों का आलाप करते हैं तो स्वर आलाप, और बोलों का आलाप करते हैं तो बोल आलाप, इसी प्रकार तान में भी है कि जब तान क्रिया करते समय स्वरों का प्रयोग किया जाए तो वो स्वर तान कहलाएगी, और गीत के बोलों का प्रयोग किया जाए तो वो बोल तान कहलाएगी। मैं फिर बता देता हूं आपको, तान की गति दुगुन से प्रारंभ होती है। तो तान लिखते समय जो, जैसे हमने कभी ताल बनाई है तो ताल में दुगुन का निशान लगाते हैं, तो तान के स्वरों के नीचे भी इस प्रकार से एक निशान लगाते हैं, ये दुगुन का परिचायक है, तो इसको तान में लगाया जाता है। इस निशान में 2 या 3 स्वर एक साथ लिखे जा सकते हैं। ये अल्पशब्द जो मैंने आपको लगा के दिखाया है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे होता है। अभी देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्वर तान। स्वर तान में आप समझिए, हमने कुछ स्वर लिए, एक जैसे स्वर लिए, सा सा रे रे, उनके नीचे इस प्रकार से मैं अर्धचंद लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगी स्वर तान। सा सा रे रे गा गा मा मा। अब इनको बोलेंगे सा सा रे रे गा गा मा मा। और अगर सिंपल हम बोले सा रे गा मा, अगर इनको स्लो कर दे तो सा रे गा मा, तो ये बन गया आलाप। और सीधा बोल दे सा रे गा मा, तो वो एक अलंकारिक क्रिया है, वो एक अलंकार में आ जाता है। वो अलंकार मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, तो वो अलंकार में आ जाता है। और ये है तान, तो इनको बोलेंगे दुगुन में, सा सा रे रे गा गा मा मा। तो और अगर हमको चौगुन बोलनी है तान की, तो एक साथ हम लिखेंगे यहां पर सा रे गा मा, और इनको चारों को बंद कर देंगे और फिर बोलेंगे सा रे गा मा, बहुत जल्दी से बोलेंगे, तो ये तान का एक प्रकार बन जाएगा स्वर तान का। अभी आप देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं बोल तान। मैंने पीछे मोरे राम लिख के दिखाया था, तो मैं वही लिख रहा हूं फिर से, मोरे राम। बात यही खत्म होगी, लेकिन हमारे स्वर बच रहे हैं अभी, तो मैं 2 शब्द और जोड़ देता हूं, घर आना। अब इनको तान में लिखना हो तो कैसे गाएंगे, निशान लगा देंगे इसे, बस सिंपल सा हो गया। शब्द था मोरे राम घर आना, और इसमें गाएंगे तो मोरे राम घर आना, तो बहुत जल्दी में हम इसको बोल देंगे। तो आपने आज समझा आलाप और तान। बेटा मैं ये कहूंगा कि आलाप तान करते समय आपको बहुत सब्र की आवश्यकता पड़ती है। आलाप में विस्तार करना पड़ता है और तान में द्रुत गति में करना पड़ता है। आलाप विलंबित गति में होता है और तान द्रुत गति में होती है। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग पार्ट होकर भी राग की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये सजाने का काम तो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये गमक के प्रकार नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये दोनों पार्ट गमक के प्रकार नहीं है, आप इन्हें गमक के अंतर्गत नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, जो काम ये करते हैं, सजाने का काम ये राग को करते हैं, वो निश्चित है। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।